हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे भारत देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ स्टैटिक जीके के इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज बातें करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में बातें करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में छपते ही छपते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर 3 सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी हैं, जिसमें एक तरफ हम बातें कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, दूसरी तरफ हम बातें कर रहे हैं स्टैटिक जीके की। दोनों ही सीरीज मैंने चलाई है आपके लिए और एक चली हुई है तीसरी सीरीज जो बहुत जबरदस्त सीरीज है, जिसमें हम बातें कर रहे हैं फुल जीएस रिवीजन, यानी कि हम जीएस की मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हम उसमें कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इन सीरीज से जुड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बिल्कुल पहली क्लास से जुड़ना, फिर देखना आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जीके जीएस के अंदर। ठीक है, डर खत्म हो जाएगा जीके जीएस का, महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में बातें करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है, आज बातें करेंगे हम यूएनओ के बारे में। यूएनओ के बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है यूएनओ की, क्यों इसके गठन की आवश्यकता पड़ी, क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार में, क्या इसके कार्य हैं, कैसे ये कार्य करता है, कितने इसके ऑर्गन है, सारी बातें करेंगे यूएनओ के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका इतिहास भी जानेंगे कि इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कुछ कहानी है। सबसे पहले बात आई, इस नाम में ही इसका मतलब छिपा है, क्या इसके कार्य हैं। देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी नेशन को यूनाइट करके रखेगा, सभी राष्ट्र को एक करके रखेगा। और एक करके रखेगा तो सीधी सी बात है, ये क्या चाहता है, ये शांति चाहता है। भाई सीधी सी बात है, आप इसको अपने परिवार से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा मतलब उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है परिवार में, और वो ये चाहता है कि परिवार के सारे मेंबर आपस में यूनाइट रहें, यानी कि सभी में भाईचारे की भावना हो, मिलजुल कर रहें सभी मेंबर परिवार के। और अगर वो ये चाहता है कि सभी मिलकर रहें तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो व्यक्ति परिवार में शांति चाहता है। परिवार में किसकी बातें करना चाहता है, शांति की बातें करना चाहता है, यानी कि आपस में इन सदस्यों के बीच में कोई वाद विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। तो बिल्कुल सेम कहानी है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये चाहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी नेशन हैं, पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, ये सभी यूनाइट होके रहें, ये एक फैमिली की तरह रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, कोई देश किसी देश का विरोधी ना हो। बस ये इसका टारगेट रहता है, सीधी सी बात ये। और भी बहुत सारे इसके टारगेट हैं, वो भी बातें बताऊंगा मैं अभी, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की बातें करता है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। भाई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सभी नेशन तो इसमें आ जाएंगे, सभी राष्ट्र इसमें आ जाएंगे, तो सबसे बड़ा संगठन कौन सा है आपका, यूएनओ। हालांकि इसको यूएन भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्लियर है कहानी। चलो अब बातें आई कि सर इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब पड़ी इसके गठन की आवश्यकता, क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार में। फिर से आप परिवार से रिलेट कर सकते हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मान लो वो व्यक्ति जो शांति चाहता है और अब चाहने लगा है, मान लो, तो उसने पीछे कोई ना कोई परिवार में डिस्प्यूट देखा होगा, तभी उसके मन में आया होगा कि अब शांति बना के रखेंगे, अब ऐसी लड़ाई, अब ऐसे वाद विवाद ना हो, कुछ ऐसी कहानी। तो इसके इतिहास की बातें मैं अगर आपको बताऊं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं, तो उस पे बारे में बातें करते हैं। देखो 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला है, इस युद्ध ने हमारे पूरे, ये लगा लो, विश्व की सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया है, विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, इवन व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है।
यानी कि जो बड़े बड़े देश थे ना, अपने आप में जो डेवलप्ड कंट्री थे, उन देशों की भी कमर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। एक तरह से ये लगा सकते हो आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने उनकी अर्थव्यवस्था ना बहुत डाउन आ गई, बहुत डाउन आ गई, ये लगा सकते हो आप। उसके बाद ये जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ये समाप्त कब हुआ, ये ना 1919 में वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि हुई थी, उसके तहत ये समाप्त हुआ था। वर्साय है ना कहां का शहर है, वर्साय आपका फ्रांस का शहर है, वर्साय आपका फ्रांस का शहर है। तो उसके तहत ये समाप्त हुआ। अब बातें आई कि उसके बाद एक एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, मैं बातें यहां पर लिखता चलता हूं, आप बाद में लिख लेना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका नाम था वुडरो विल्सन, जिनका नाम था वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दे, एक ऐसा संगठन बना दे जो भविष्य में कभी ऐसी घटना ना होने दे। यानी कि सीधा सा मतलब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया है, लेकिन भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध ना होने दे, द्वितीय विश्व युद्ध ना होने दे, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दे जो शांति पे बातें करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति पे, सुरक्षा पे, मानव अधिकारों पे बातें करेगा। अगर मैं उसके कार्य यहां पर लिख दूं, जिसके कार्य क्या होंगे, उसके कार्य ये रहेंगे। इन्होंने सोचा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दे जिसके कार्य क्या होंगे, जिसके कार्य होंगे यहां पर लिख देता हूं मैं। पहला कार्य होगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति की बातें करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति की बातें, अंतरराष्ट्रीय शांति की बातें करेंगे और सुरक्षा की बातें करेंगे, आपस में कोई देश किसी पर हैवी ना हो। दूसरी बातें करेंगे, इन्होंने कहा कि हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, व्यापार को, आपस में हर एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार स्थापित करेगा। ठीक है, हम शिक्षा पे भी बातें करेंगे, शिक्षा पे भी बहुत अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की, यानी कि मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करेगा। ये सारे इसके क्या थे, कार्य थे। और साथ में बहुत सारे कार्य छोटे मोटे और भी लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सतत विकास पे भी बातें करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जिसके फायदे हम नहीं लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां उनके फायदे लेगी, कुछ ऐसे काम करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे ये बातें तो तब जोड़ी जब यूएनओ का गठन किया गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य था यही था कि अभी हाल ही में एक बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। तो उसके बाद तो एक ही टारगेट था कि आगे कभी ऐसी लड़ाई ना हो, शांति बनी रहे विश्व में, सुरक्षा पे कार्य करेंगे, ये इसका टारगेट था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने क्या किया, स्थापना कर दी किसकी, लीग ऑफ नेशन की। 20 जनवरी 1920 को, 20 जनवरी 1920 को स्थापना कर दी किसकी, लीग ऑफ नेशन की, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी, जिसका कार्य क्या था कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पे कार्य करेगा। ये इसका कार्य था कि जब भी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वाद विवाद होता है, तो ये समझाएगा, ये आपस में फैसला करेगा। कुछ ऐसी कहानी थी इसकी। लेकिन बातें आई, फिर भविष्य में एक घटना और देखी गई जिसका नाम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बातें आई, ये असफल रहा लीग ऑफ नेशन। क्यों रहा असफल? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक ही नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया, क्या कारण थे? देखो, लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ है 20 जनवरी 1920 को, और इसका गठन किया अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। इनके माइंड में ये आइडिया आया, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या थे, प्रेसिडेंट थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और उस दौरान अमेरिका में जो सरकार थी या जो मेजॉरिटी थी वो रिपब्लिकन पार्टी की थी, और रिपब्लिकन पार्टी की थी। तो इसके लिए कंडीशन ये थी कि जो भी देश लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनेगा उसको सबसे पहले अपने देश की संसद से ही बिल पारित कराना पड़ेगा। अगर उस देश के सांसद या जो बड़े बड़े हेड ऑफ द स्टेट हैं वो उस पर राजी हैं तो वो उसका मेंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। समझ में आई है कहानी? मान लो भारत को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन बनना है तो सबसे पहले हमारी पार्लियामेंट में बिल आएगा, अगर वो पारित हो जाता है हमारी पार्लियामेंट में तो भारत उसकी मेंबरशिप लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। कुछ ऐसी कहानी। तो ये वुडरो विल्सन
डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, सरकार की मेजोरिटी थी रिपब्लिकन पार्टी की, तो उसने रिपब्लिकन पार्टी ने इसके लिए अनुमति नहीं दी और इसमें बहुत सारे देश फिर नहीं आ पाए। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया। कैसे आया? कुछ ऐसे आया, बाकी देशों ने सोचा कि जो देश इसका संस्थापक है, जब वही इसका सदस्य नहीं है तो बाकी इसके सदस्यता क्यों लेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इसका असफल होने का एक और कारण रहा। क्या कारण रहा? कि जर्मनी ने ना पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो ये खड़ा होकर देखता रहा, इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और साथ में जर्मनी ने बाल्टिक सागर के देशों पे भी कुछ कब्जा कर दिया, तो भी ये खड़े होकर देखता रहा, बिल्कुल आराम से, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। और ऐसा देखते देखते शुरू हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वार कब शुरू हो जाता है? 1939 में शुरू हो जाता है, जो 1945 तक चला है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। ये विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और जब ये विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इसने कोई कार्य नहीं लिया, तो इसका तो वजूद खत्म ही हो गया था। ये लगा लो, इसका तो कोई वजूद बचा ही नहीं था और ये द्वितीय विश्व युद्ध चल पड़ा, जिसमें बहुत सारे देश चपेट में आ गए ना चाहते हुए भी। अरे जिसका एग्जाम्पल हम खुद हैं, भारत भी तो इसमें शामिल हो गया था। अंग्रेजों ने हमारी बगैर परमिशन के ही भारत को सेकंड वर्ल्ड वार में धकेल दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था, ठीक है। जिसमें बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पे आ गई, ये कह सकते हो आप। यानी कि जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री थे, विकसित जो देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। जान मान की बहुत सारी हानि हुई इसमें, और व्यापार प्रभावित हुआ, शिक्षा प्रभावित हुई, बहुत सारी चीजें इसमें प्रभावित हुई। और फाइनली एक घटना जो सबसे भयानक घटना घटी इस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, क्या घटना घटी कि 9 अगस्त नहीं, पहले 6 अगस्त लिखो, कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? अमेरिका ने अटैक कर दिया जापान के ऊपर। जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, और एक शहर है आपका जापान का जिसका नाम है नागासाकी। उस पर अटैक कर दिया 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर क्या किया इन्होंने? परमाणु हथियार छोड़ दिए, परमाणु हथियार छोड़ दिए। और जिसका प्रभाव आज तक दिखाई दे रहा है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और उसके बाद फिर जापान ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। अगर इसके बारे में थोड़ी सी बातें और मैं अगर आपको यहां बता दूं, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो परमाणु बम इन्होंने छोड़ा था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और इसका नाम क्या था? फैटमैन, ठीक है। ये पूछता है आपसे नाम, ये नाम आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटिल बॉय और फैटमैन। अब बातें आई, ऐसी घटना घटित हो गई है जिसका प्रभाव आज तक देखा जा रहा है, यानी कि कब की बातें हैं और आज कितने साल हो गए? लगभग 80 साल हो गए हैं। वहां पर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं, और या तो मेंटली डिसेबल हैं या बेचारे फिजिकली डिसेबल हैं। और ये बातें देखो कब की हैं? ये बातें आज से लगभग 80 साल पहले की हैं, 80 साल पहले की हैं। उस टाइम पर अमेरिका ने ये परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, किसके ऊपर? जापान के ऊपर। और आज के दिन तो भाई साहब हर एक देश के पास परमाणु हथियार है, छोटे से छोटे देश के पास भी परमाणु हथियार है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो ये लगा लो पूरी की पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है। रियलिटी बात है। क्यों? जैसे कि हर एक देश के पास है ना आज के दिन ऐसी ऐसी मिसाइल हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है? जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे अटैक करेगी। देश छोड़ो, बहुत सारे देशों को चीरते हुए, नष्ट करते हुए दूसरे महाद्वीप को भी उड़ा देगी। ऐसी ऐसी मिसाइल हैं आज के दिन। कहानी कुछ ऐसी है, और ये तो तब की बात है। तो इस दौरान फिर बड़ा गंभीरता से इस पे विचार किया गया कि अब जरूर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे, थर्ड वर्ल्ड वार ना होने दे। क्योंकि भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वार हो गया ना तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। कुछ ऐसी कहानी है। अरे आप उत्तर कोरिया से देख लो, कितना छुटकू सा देश है, कितना छोटा सा देश है, डरता नहीं है किसी से भी। आप उसके देखो रूल, कितने हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। अमेरिका है ना, मैं आपको बातें बताऊं कुछ।
अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मना रहा था 4 जुलाई को, और जिस दिन अपनी आजादी का जश्न मना रहा है अमेरिका, उसी दिन उत्तर कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया है, उसी दिन किया है। क्योंकि थोड़ा सा औकात में रह के मना, मेरे पास भी परमाणु हथियार है। उत्तर कोरिया जो है ना क्लोज्ड इकोनॉमी वाला देश है, बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि कोई वहां से ना तो आएगा किसी देश में और ना वहां से कोई किसी देश में जाएगा। कुछ ऐसी कहानी है, उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। ठीक है, तो जब उस छोटे से देश के पास परमाणु हथियार है तो उससे तो बड़े बड़े बहुत देश हैं, सभी के पास परमाणु हथियार है, सभी अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो अगर ऐसी घटना होती है थर्ड वर्ल्ड वार, तो ऐसे अंजाम जिसके आ सकते हैं। तो उस दौरान फिर बड़ा गंभीरता से इस पे सोचा गया, इस पे विचार किया गया कि अब जरूर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि जो भविष्य में दूसरा नहीं तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे, ऐसी घटना ना होने दे। ठीक है, क्योंकि ये अंजाम, ये रिजल्ट उसके बहुत बुरे आए आज तक जिसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो फिर फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को गठन कर दिया गया किसका? यूएनओ का गठन कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया गया। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या था? ये लीग ऑफ नेशन का ही मॉडिफिकेशन था, उसी को मॉडिफाई करके उसी का नाम रख दिया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर को इसका गठन किया गया और 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूएनओ डे मनाते हैं। ठीक है, इसका गठन किया गया था इसीलिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हालांकि इस पर जो बातें वो तो पहले से ही चल रही थी। इस पे अगर मैं बातें बताऊं आपको, अप्रैल 1945 में ये चार्टर आया था, जिसपे ना स्टार्टिंग में 50 देश आए थे, 50 देश सहमत हुए थे यूएनओ में। इसका जब गठन किया गया अप्रैल 1945 में, बहुत बाद में एक देश आया था 51वां, जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड ने बाद में सदस्यता ली थी और फिर आते आते अप्रैल के बाद मई जून 1945 में उस चार्टर को अपना लिया गया और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को गठन कर दिया गया किसका? यूएनओ का गठन कर दिया गया। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बातें आई, इसका जो गठन किया गया इसमें पॉइंट लिखेंगे आप। सबसे पहले इसका गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां है? अब आज के दिन इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए में, अमेरिका के अंदर। और अगर पूछ ले किस द्वीप पे, तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछ ले एक नदी के तट पे है, ईस्ट नदी के तट पर यह हेडक्वार्टर है, ईस्ट नदी के तट पर। ठीक है, ईस्ट नदी के तट पर इसका हेडक्वार्टर। और ये इतनी भूमि दान में किसने दी है? ये भूमि दान में दी है अमेरिका के ना बहुत बड़े पूंजीपति रहे हैं, अमेरिका के बहुत बड़े पूंजीपति रहे हैं जिन्होंने ये भूमि दान में दी। उनका नाम है रॉकफेलर। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हमारे यहाँ रतन टाटा जी हैं। तो इन्होंने ये भूमि दान में दी और ये ना 17 एकड़ कुछ जमीन है, 17 एकड़ कुछ जमीन है जिस पर 39 मंजिला बिल्डिंग है ये यूएनओ की, 39 मंजिला बिल्डिंग है यूएनओ की, जिसके ये कार्य है। क्लियर है कहानी? चलो अब बातें आई, क्या क्या कार्य हैं। कार्य मैंने इसके यहां पर लिख दिए। अंतरराष्ट्रीय शांति पे बातें करेगा, भविष्य में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे उस पे बातें करेगा, सुरक्षा पे बातें, व्यापार को बढ़ावा देंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, मौलिक अधिकार की बातें करेंगे, मौलिक अधिकारों का हाना ना हो, सतत विकास की बातें करेंगे और हेल्थ पे बातें करेंगे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इसी की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी है ना एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, ये सारे यूएनओ के पार्ट है। यानी कि अगर मैं आपको 2 शब्दों में मैं बताऊं तो यूएनओ को कहा जाता है इंटरनेशनल टेरिटरी। इंटरनेशनल टेरिटरी यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ बोला गया है किसको? यूएनओ को। यानी कि इस पर सभी देशों का बराबर अधिकार है। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर संघ शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुद्दुचेरी है, आपका दादरा नगर हवेली, दमन और दीव है, ये इन पर किसका अधिकार है? इन पर पूरे भारत का अधिकार है। दिल्ली पर है ना सबका अधिकार है। ये बातें पता नहीं किस मूर्ख ने बना दी कि दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली है ना दिल वालों की नहीं है, दिल्ली सभी की है। दिल्ली पर सबका बराबर अधिकार है। दिल्ली मणिपुर वालों के लिए भी उतनी ही है,
तमिलनाडु वालों के लिए भी उतनी ही है, सभी के लिए बराबर है, क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। हाँ, वो बात अलग है कि जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वो थोड़ा सा दिल्ली का फायदा, थोड़ा सा लाभ ज्यादा उठा रहे हैं, कुछ ऐसी कहानी। तो इसीलिए वो तो हमारी टेरिटरी है, नेशनल टेरिटरी, ये इंटरनेशनल टेरिटरी है, इस पर सभी देशों का बराबर अधिकार है। चाहे कोई देश भूटान जैसा गरीब देश क्यों ना हो, या अमेरिका जैसा, चाइना जैसा, रसिया जैसा अमीर देश क्यों ना हो, नेपाल जैसे छोटे से छोटे देश का भी इस पर बराबर अधिकार है। लेकिन फिर से वही बात आई कि वो बात अलग है जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, या जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर इसकी मंजिल है, उन देशों की थोड़ी सी ज्यादा चलती है ना भाई, इनकी थोड़ी सी ज्यादा चलती है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे कि दिल्ली के आसपास जो राज्य है, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। कैसे फायदा उठा रहे हैं? दिल्ली सरकार की जितनी भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, जो नौकरियां हैं, उनमें 70 से 80% कर्मचारी तो आसपास के राज्यों के हैं। तमिलनाडु से तो कोई नहीं मिलेगा, मणिपुर से तो कोई नहीं मिलेगा, मेघालय से तो कोई नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसी कहानी है, इंटरनेशनल टेरिटरी इसको बोला गया है, सभी देशों का इस पर बराबर अधिकार है। और इस पे एक बात और मैं अगर यहां पर लिख दूं तो ये कार्य करता है किस पे? ये कार्य करती है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे कार्य करती है, यानी कि वैश्विक स्तर पर कार्य करता है ये। इसकी नजर में सभी देश एक समान हैं। ग्लोबल लेवल का मतलब यही है कि वैश्विक स्तर पर कार्य करेगा, इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करेगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी यूएनओ की। अब थोड़ी सी बातें करता हूं इसकी और बातें अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? चलो अब मैं इसको इरेज करता हूं इधर से और थोड़ी सी बातें बताता हूं। अब बातें आई कि सर यूएनओ में इतनी सी बातें याद रख लोगे ना कि आप अप्रैल में ये चार्टर आया, जून में अपनाया और 24 अक्टूबर को इसका गठन किया गया। और एक बात और यहां से याद रख लेना, भारत ने इसकी सदस्यता कब ले ली? देखो भारत ने इसकी सदस्यता बहुत जल्दी ले ली है। जब भारत है ना आजादी भी प्राप्त नहीं की थी, हमने गुलामी से पीड़ित था, मात्र एक हफ्ते बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसकी सदस्यता ले ली। भारत ने इसकी सदस्यता ले लिया, ठीक है, मेंबर बन गया भारत भी इसका, ठीक है, यूएनओ का। उसके बाद अब बातें आई कुछ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बातें आपने याद रखनी है इसमें। सबसे पहले बातें आई कि सर इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? देखो सभी देश बराबर हैं तो मीटिंग्स नहीं होती होंगी, हर एक देश का हेड ऑफ द स्टेट नहीं आता होगा कहां पर, जहां इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसकी मीटिंग्स होती हैं। और मीटिंग्स होती हैं तो सभी देशों के हेड ऑफ द स्टेट आएंगे, राष्ट्र प्रमुख आएंगे, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी सारी लैंग्वेज होंगी, लेकिन कुछ कॉमन भाषाएं इसमें ली गई हैं जिनके कामकाज, जिनमें मीटिंग्स उसमें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बातें करूं भाषाएं इसमें कौन सी हैं, भाषाएं, लैंग्वेजेस। तो आप याद रखेंगे ACEF और RS, ACEF ऐसा ही याद रखेंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ए से बन जाएगी भाषा, अरबी भाषा बन जाएगी, अरबी भाषा बन जाएगी, ठीक है। सी से ना चाइनीज लैंग्वेज बन जाएगी, चीनी भाषा बन जाएगी। ई से ना इंग्लिश बन जाएगी, इंग्लिश। एफ से फ्रेंच बन जाएगी, फ्रेंच। आर से रशियन बन जाएगी, रूसी भाषा भी इसमें है। और एस से स्पेनिश बन जाएगी, स्पेनिश लैंग्वेज। तो ये 6 भाषाएं यूएनओ में शामिल हैं। और अगर आपसे पूछ ले इन 6 में से ये जो ऊपर वाली 2 हैं, ये बीच वाली इंग्लिश और फ्रेंच, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि सर जो डेली के वर्क है ना, जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, जो पेपर वर्क है, जो कागजी कार्यवाही है, ऑफिस के जो कार्य, वो इन भाषाओं में किए जाते हैं। और अगर बातें बताऊं, स्टार्टिंग में ये 4 भाषाएं थी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। लेकिन अरबी और स्पेनिश को जोड़ा गया 1973 में शामिल किया गया, ठीक है। इतनी सी बातें बताओगे आप, ठीक है। उसके बाद ये जो यूएनओ की जो बिल्डिंग है, यूएनओ की जो बिल्डिंग है, ये 39 मंजिला, यहां पर ना यूएनओ का फ्लैग लहराता है हमेशा। और वो फ्लैग कैसा है उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं, यूएनओ के ध्वज के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओलंपिक का भी तो एक फ्लैग है जिसमें 5 रिंग बनाए गए हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी कहानी है कि इसका जो फ्लैग है
उसकी क्या कुछ कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको यहां बना के दिखा देता हूं, ये लगा लो, ये यूएनओ का फ्लैग है जिस पर है ना, अगर इसके बैकग्राउंड की मैं बातें करूं, इसके बैकग्राउंड की बातें करूं, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, ये बैकग्राउंड यहां लिख देता हूं। जो बैकग्राउंड है वो कैसे कलर का है, वो कैसे कलर का, वो लाइट ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है, हल्के आसमानी कलर का इसका बैकग्राउंड है। और बीच में यहां पर क्या दर्शाया गया है, यहां पर दर्शाया गया है अर्थ को, अर्थ को दर्शाया गया है। अर्थ को क्यों दर्शाया गया है, यानी कि ग्लोब को दर्शाया गया है। भाई ग्लोब क्या है, रोल मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो रोल मॉडल है उसी को ग्लोब कहा गया। यानी कैसे कह सकते हो कि अर्थ को दर्शाया, क्यों, क्योंकि यूएनओ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्य ही ग्लोबल लेवल पे करता है, उसकी नजर में तो सभी देश एक समान है, इसीलिए पूरी पृथ्वी को यहां पर रिप्रेजेंट किया है, उसको यहां पर दर्शाया है। और इसके है ना चारों ओर यहां पर, यहां पर ना एक पेड़ की पत्तियां लगाई हैं, एक पेड़ की पत्तियां लगाई हैं। अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यूएनओ के फ्लैग को ऐसे पत्तियां लगाई हैं। और ये पत्तियां किस पेड़ की हैं, ये पत्तियां है ना, ये जैतून के पेड़ की हैं, ओलिव के पेड़ की हैं, ओलिव के पेड़ की, जैतून के पेड़ की पत्तियां इसमें लगाई हैं, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैतून है ना, देखो शांति का प्रतीक माना जाता है। जैतून का तेल सुना होगा आपने, जो ठंडा होता है, यानी कि शांति का प्रतीक, ये पीस को रिप्रेजेंट करता है, ओलिव का, ठीक है। इसीलिए जैतून के पेड़ की पत्तियां इसके दोनों तरफ लगाई गई हैं, और जो ऊपर से ऐसे खुली हैं और नीचे से क्लोज हैं। इस बात का मतलब क्या है, ऊपर से खुली हैं तो इस बात का मतलब है ये वेलकम कर रही है कि कोई भी देश आके यूएनओ की मेंबरशिप ले सकता है, उसके लिए मेंबरशिप मिल जाएगी, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और नीचे से ये क्लोज है। कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं। और ये झंडा कब अपनाया गया था, 1947 में ये अपनाया गया, 1947 में अपनाया गया था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ यूएनओ की बातें मैंने आपको बताई। अब बातें आई सर यूएनओ की कुछ ऐसी अलग अलग एजेंसियां बहुत सारी तो, और कुछ इसके ऑर्गन हैं, उनके बारे में भी बातें करते हैं। देखो इस यूएनओ में ना, वैसे तो इन 5 देशों का बहुत ज्यादा योगदान है जिनके पास वीटो पावर है। कौन से वीटो पावर वाले देश, अरे सिंपल सी कहानी है, ABCRF, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रशिया, ABCRF, एफ से फ्रांस हो जाएगा। इन देशों की ज्यादा चलती है। लेकिन इस यूएनओ में सभी देश ना डोनेशन देता है, जिसकी जैसी अर्थव्यवस्था है, जिसका जैसा बजट है, उसके अकॉर्डिंग हर एक देश डोनेशन पहुंचाता है यूएनओ को, ठीक है, अपनी थोड़ी सी अहमियत की वैल्यू और बढ़ाने के लिए, उसको और दर्ज कराने के लिए कि कौन सा देश कितनी ज्यादा मदद कर रहा है यूएनओ के अंदर। तो सभी इसमें डोनेशन देते हैं। अगर सबसे ज्यादा डोनेशन की मैं बातें करूं तो अमेरिका सबसे ज्यादा डोनेशन देता है। भाई ऑफ कोर्स देगा ही, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर कहां है, अमेरिका के ही अंदर है, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। तो 22% डोनेशन देता है अमेरिका, किसमें, यूएनओ के मैनेजमेंट में, या इसके जो भी कार्यकाल है, कामकाज है, उनमें। भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग वैसे तो बहुत पीछे है। अगर बजट में बातें करूं 21वें नंबर पर हम हैं, और ये बजट हमारा लगभग 1% भी पूरा नहीं है, पॉइंट समथिंग है हमारा, 1% तक बजट हमारा रहता है यूएनओ में अंदर। कुछ ऐसी कहानी है। अब बातें आई, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं यूएनओ के बारे में। क्या कहानी है इसके ना, ऑर्गन के बारे में बातें करते हैं, क्या कुछ कहानी है। इसके मुख्यतः 6 ऑर्गन हैं, टोटल इसके 6 ऑर्गन हैं यूएनओ के, बाकी बहुत सारी एजेंसियां हैं। अब ये बातें आप लिख लेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ध्वज के बारे में, भाषाओं के बारे में, और ये सारी कहानी। उसके बाद अब बातें करते हैं ऑर्गन ऑफ यूएनओ, ऑर्गन ऑफ यूएनओ, उसके बारे में बातें करते हैं। और फिर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम बातें करेंगे जो वे ऑर्गन हैं उनकी क्या संरचना है, कितने उनमें मेंबर हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, और किसमें भारत की क्या भागीदारी है, क्या सहयोगिता भारत की उसमें रही है, उनके बारे में अलग से एक क्लास आएगी जो यूएनओ की 2nd क्लास होगी। इसमें तो ये बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं, यूएनओ का इतिहास आपको बताया है, ठीक है। चलो अब बातें करते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ या यूएनओ के अंग। आप कैसे भी लिख लो, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें तो समझ में आ रही होंगी ना, ठीक है, या नहीं समझ में आ रही, बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके, समझ में आ रही है क्लास या नहीं समझ में आ रही है। आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं,
सुन रहा है ना तू? हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। चलो अब बातें करते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के जो अंग हैं उसके बारे में बातें करते हैं। एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूएनजीए, यूएनजीए, और एक का नाम है यूएनएससी, और एक का नाम है सेक्रेटेरिएट, जिसको बोलते हैं सचिवालय, और एक ऑर्गन है जिसका नाम है आईसीजे, आईसीजे, और एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूएन इकोसोक, यूएन इकोसोक, और एक ऑर्गन है जिसका नाम मैं यहां पर लिखता हूं, इसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये ना जल्दी जल्दी इनके थोड़े से नाम समझ लो, इनके फुल फॉर्म समझ लो, थोड़े थोड़े इनके काम समझ लो, फिर अगली क्लास में पूरी इनकी संरचना बताऊंगा, किसमें क्या मेंबर हैं और कैसे ये जो 5 देश हैं ये किंग हैं, ये कह सकते हो अब जो राजा हैं जिनके पास वीटो पावर है, उसके बारे में भी बातें करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बातें आई यूएनजीए, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोलते हैं। अब महासभा है तो इस बात का मतलब क्या है, सीधी सी कहानी है कि ये सभा है ना महान है, और महान कैसे है, हर एक देश के हेड ऑफ द स्टेट आएंगे, यानी कि ग्लोबल लेवल पर है ये महासभा, इसीलिए इसको बोला जाता है विश्व की संसद बोला जाता है, जिसके कार्य क्या है, यूएनओ की देखरेख है, बजट पे बातें करना है, किसकी सदस्यता लेनी है, किसकी सदस्यता हटानी है, और मुख्य कार्य है इसका यूएनजीए का इस सचिवालय की नियुक्ति करती है ये यूएनएससी की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ऐसे कार्य। इसकी बैठक होती है हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच में इसकी बैठक होती है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष आपके भारत से रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी, बेटी नहीं बहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, बेटी तो उनकी इंदिरा गांधी है, ठीक है, जो एकमात्र भारतीय महिला प्रधानमंत्री रही है, तो उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में बनी थी। तो इसकी बैठकें होती हैं, इसके बारे में बातें अगली क्लास में करेंगे बाकी की, इसके बारे में और सुनो। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी काउंसिल है जो सिक्योरिटी पे बातें करेगी, जिसका काम एक ही है कि सुरक्षा पे बातें करेगी, हर एक देश को सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी, इसका कार्य ये। इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें ना 5+10 है, टोटल 15 मेंबर हैं, 5+10, और यही है एक्चुअल में सबसे टॉप पे इस यूएनओ के अंदर, ऐसे कह सकते हो। ये क्या है, चाबी है यूएनओ की। कैसे चाबी, ये जो 5 देश हैं इनके पास परमानेंट मेंबरशिप है किसकी, यूएनओ की, और ये जो 10 हैं ये 2-2 साल के लिए आएंगे, ये टेम्परेरी मेंबर है, ये परमानेंट है। और ये कौन से हैं, ये ही है तो वे, यही तो है वो ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, यानी कि ये जब चाहे यूएनओ को उस तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की एक पता नहीं कौन सी क्लास थी, वो 8th या 9th थी, उसमें ना 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक की टी शर्ट पे तो पीछे लिखा है यूएसए, एक की पे लिखा है मतलब अमेरिका, यूएसए, एक पे ब्रिटेन, एक पे चाइना, एक पे रशिया और एक पे फ्रांस, और वो फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल पे लिखा है यूएनओ, यानी कि वो जिधर चाहे उस यूएनओ को ऐसे घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। एक्चुअल में ये ही इसके सबसे टॉप पे हैं, ठीक है। इनके बारे में बातें करेंगे अगली क्लास में बहुत अच्छे से। अगला इसका ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। देखो कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, उसकी जो सारी शासन व्यवस्था कहां से चलती है, सेक्रेटेरिएट से चलती है। अरे जैसे दिल्ली के अंदर एक मेट्रो पड़ता है जिसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, वहां पर क्या है, हमारे देश की सुप्रीम पावर बैठी है, वहां पे हमारे देश की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी बैठी है। क्या क्या वहां पे हमारा पार्लियामेंट है, वहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर हमारा पीएमओ ऑफिस है, यानी कि पूरे देश की शासन व्यवस्था कहां से ऑपरेट होती है, सचिवालय से। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो, इस पूरे यूएनओ की जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, जो मैनेजमेंट है, जो देखरेख है, बजट पे बातें करनी है, एजेंसियों से रिपोर्ट लेनी है, या ऐसे कह सकते हो जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, जो डेली वर्क हैं, जो पेपर वर्क हैं, ऑफिशियली जो कार्य हैं, वो यहां पर किए जाते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, सचिवालय के अंदर। और इस सचिवालय के अंदर एक पद होता है जिसका नाम है महासचिव, जो इस पूरे यूएनओ को अकेला रिप्रेजेंट कर सकता है। हाल फिलहाल में कौन है आपके, एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। उसके बाद फ्रांस के हैं ये। उसके बाद आईसीजे पे बातें करते हैं। अगला ऑर्गन है इसका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोला गया है।
इसी को तो बोलते हैं जुडिशरी ऑफ यूएनओ, न्यायपालिका है ये, न्यायपालिका है ये। यानी कि इसका क्या कार्य है कि दो या दो से अधिक नेशन के बीच में कोई भी विवाद आ गया, कोई भी डिस्प्यूट आ गया, कोई भी लड़ाई झगड़े हो गए, तो उस पर फैसला देगा कौन? आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका ये कार्य है, जिसमें टोटल 15 जज होते हैं। ठीक है, भारत से तो इसमें भागीदारी बहुत अच्छी रही है, 4 भारतीय इसमें हमारे जज बन के गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ठीक है, तो देख लो, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने वे पुरस्कार तो जीते हैं जो दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़े पुरस्कार हैं, और हमारी सरकार से जो बड़े पुरस्कार है वो शायद ना भी मिले हो उन्हें। ठीक है, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं कि हुनर की कहां कमी है जनाब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। ठीक है, और हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला ऑर्गन है इसका यूएन इकोसोक। यूएन इकोसोक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली काउंसिल, ईसीओ का मतलब है इकोनॉमिकली एंड सोशली काउंसिल। यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी काउंसिल है जो इकोनॉमिकली और सोशली जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो इस विश्व के अंदर आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं, उनको समाप्त करेगा। इसका कार्य ये, यानी कि अगर मैं सीधी सी बातें करूं, इकोनॉमिकली का मतलब क्या है भाई? पैसा है। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? पैसा है इकोनॉमिक का। तो यहां से कुछ बजट रिलीज होता है, यूएनओ से कुछ बजट पेश होता है हर एक देश के लिए मदद करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, कुछ पावरफुल कंट्री, जो पावरफुल कंट्री है वो पैसे को ना अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, जिससे उस पैसे का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, रोटेशन नहीं हो पाता उस पैसे का। इसीलिए ये एक काउंसिल बनाई है यूएनओ की, जो इसी बात पर नजर रखेगा कि नेपाल जैसे गरीब देश तक क्या पैसा पहुंचा है, क्या भूटान जैसे छोटे देशों तक पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये, इतनी सी बात है। उसके बाद अगला ऑर्गन है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसका नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में और सुन लो बातें। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं क्लास, और बाकी की बातें ना अगली क्लास में करेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल की कुछ ऐसी कहानी है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी काउंसिल है जो ट्रस्ट दिलाएगी किसी भी देश को कि कोई भी देश आप पर हैवी नहीं है, किसी भी देश ने आपका कोई कब्जा नहीं किया है, आप किसी के गुलाम नहीं हो। एक्चुअल में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सुनेंगे बातें। देखो, जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो दुनिया है ना आधुनिकता की तरफ तो जा रही थी, लेकिन बहुत सारे देश हैं जिन पर उपनिवेशवाद था। किसका? ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, जिसमें हमारे ऊपर भी तो था। हालांकि हमारी जनता तो बहुत एडवांस थी, हम तो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे थे। हमारी जनता की तरफ तो है ना, हमारी जनता में आग फैल चुकी थी किसकी? आजादी की। तो हमने तो आजादी ले ली 1947 में, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश ऐसे रह गए जो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं, उन पर किसी न किसी देश का उपनिवेशवाद रहा है। कुछ ऐसी बातें। हालांकि 1960 तक आते आते उपनिवेशवाद खत्म भी होता चला गया था, क्योंकि ब्रिटेन की ना कमर की हड्डी टूट गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, ऐसे कह सकते हो आप, फंस गया था वो बुरी तरह से। तो बहुत सारे देश, फिर भी ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारे देशों की जो जनता है वो ऐसी थी जिन्हें पता ही नहीं कि मौलिक अधिकार होते क्या है, जिन्हें पता ही नहीं कि संविधान होता क्या है, आजादी होती क्या है, कानून के बारे में जिन्हें कोई अता पता नहीं था। इसीलिए उन देशों को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक काउंसिल बनाई कि कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगा। तो ये बनाई। और इससे एक बात याद रखनी है, एकमात्र ये ऐसा ऑर्गन है यूएनओ का जो अभी कोई एक्शन मोड में नहीं है, यानी कि ये प्रभावी नहीं है। प्रभावी नहीं है, ऐसे कह सकते हो। प्रभावी नहीं है तो इस बात का मतलब क्या है? अच्छी बात है ना, ये प्रभावी नहीं है। प्रभावी नहीं है तो इस बात का मतलब यही है कि ये कार्य नहीं कर रहा है, और कार्य नहीं कर रहा है तो आज के दिन कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम नहीं है, गुलामी से पीड़ित नहीं है। इस बात का मतलब ये है। तो इसके सारे ऑपरेशन है ना सस्पेंडेड फॉर्म में है, इसके ये हटाया नहीं गया है, निरस्त नहीं किया गया है, सिर्फ ये इनएक्टिव है, प्रभावी नहीं है ये। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूएनओ के कुल ऑर्गन कितने हैं, तो यूएनओ के कुल ऑर्गन है आपके 6 टोटल ऑर्गन पूछ ले तो, जैसे यूएनजीए है, यूएनएससी है, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, यूएन इकोसोक और ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन आपसे पूछता है यूएनओ के प्रभावी अंग कितने हैं, तो आपके 5 है। ये आपका प्रभावी अंग नहीं है। अगर मैं बातें बताऊं, लास्ट एक्शन था इसका कब है? 1994 में, 1994 में ना एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है पलाऊ। पलाऊ देश है जो आपका
ये लगा लो PLAU, देख लेना भाई स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है। ये देश आपका पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है, और ये देश फाइनली आजाद कराया 1994 में आजाद हुआ, और तब से लेकर इसके सारे ऑपरेशन सस्पेंडेड फॉर्म में, कोई कार्य नहीं कर रहा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये इसके ऑर्गन हैं यूएनओ के। हालांकि मैंने इनकी आपको संरचना अभी नहीं बताई है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी वीडियो होने से उसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए दूसरी क्लास आएगी जिसमें हम यूएनजीए के बारे में, यानी कि जो ये ऑर्गन है इनके बारे में और अच्छे से बातें करेंगे। क्या इनके कार्य है और इनकी संरचना क्या है, क्या इनके, एक बात जैसे इनके कार्य जानेंगे, इनकी संरचना जानेंगे, और किसकी ज्यादा पावर है, ये सारी बातें करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। किसमें कितने सदस्य हैं, किसमें कितने मेंबर हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो ये क्लास थी आपकी यूएनओ की, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और इसको शेयर जरूर करें। सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छी लगती है तो भी अपने फीडबैक जरूर बताएं, अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो भी अपने फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा क्या टारगेट है कि ये क्लास हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको वाकई में इनकी आवश्यकता, जो तैयारी कर रहा है और कोचिंग या लाइब्रेरी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि यही एक ख्वाब, यही एक जुनून मेरा है, कि यही एक ख्वाब, यही एक जुनून मेरा है, और वहां दीपक जला दूं जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। तो चलिए साथी, इसको शेयर करिए अगर क्लास अच्छी लगी है। तो मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।